जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्री परीक्षा हुई थी और ये री एग्जाम वाली जो परीक्षा है 2016 की, इसमें जो पूछे गए थे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न वो आज हम देखेंगे। ठीक है, ये परीक्षा आपकी 20/9/2020 को हुई थी और इसके जो है व्याख्या सहित हल प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यहाँ पे आपको ये जो पेपर है, इस पेपर को देखने के बाद आपको काफी चीजें ऐसी मालूम चलेगी जो लगेगा कि आपको पहले से आती हुई है और जो नहीं आएंगे वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की पहला क्वेश्चन है आपको, भौतिक का विलोम शब्द है, भौतिक का विलोम शब्द है ये बताना है। आध्यात्मिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। तो इसमें जो है भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हो जाएगा भौतिक का विलोम। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भौतिक का जो विलोम है आध्यात्मिक है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द, विशेषण का विलोम शब्द, विलोम सदैव विशेषण होता है और विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। जो प्राची शब्द का विपरीतार्थक है ये बताना है आपको। यहाँ जो है प्राची का जो है प्रतीची हो जाएगा, प्राची का प्रतीची हो जाएगा। इसके और विलोम शब्द देखेंगे। दिए गए विपरीतार्थक शब्द इस प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राची का पूरब, प्राची अर्थात क्या होता है पूरब, तो प्रतीची हो जाएगा पश्चिम, उदीची हो जाएगा उत्तर और अवाची हो जाएगा दक्षिण। नवीन का प्राचीन हो जाएगा इसलिए, और समीची जो है, समीची का अर्थ होता है प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका व्यष्टि। व्यष्टि जो है समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा। समष्टि का विलोम व्यष्टि है विशिष्ट का सामान्य, विशिष्ट का सामान्य, अशिष्ट का शिष्ट और अपुष्टि का विलोम पुष्टि होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह कौन सा है। यहाँ पे कई सारे विलोम शब्द दिए हुए हैं और उनमें से कौन सा जो युग्म है गलत है ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे विधि, विधि का निषेध एकदम सही हो जाएगा। आह्वान का विसर्जन ये भी सही है। यहाँ पे बताना एक युग्म गलत है तो ये तो सही है। आग्रह का विग्रह, आग्रह का होता है यहाँ पे दुराग्रह होता है, समास का विग्रह होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अमीय का हलाहल हो जाएगा एकदम सही। अमीय अर्थात वो जो अमृत होता है और हलाहल अर्थात विष होता है। विलोम की दृष्टि से गलत युग्म आग्रह विग्रह है। देखिएगा विधि, विधि का हो जाएगा निषेध, आह्वान का विसर्जन, आग्रह का दुराग्रह, अमीय का हलाहल और संधि का हो जाएगा विग्रह। अभी आपको बताएं। ठीक है, और यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है। तो अकीर्ण, अकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण नहीं, अकीर्ण का जो विकीर्ण नहीं होता है, संकीर्ण का विकीर्ण होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। इप्सित, अभिप्सित ये तो क्या है गलत है। यहाँ पे आद्रत का निराद्रत ये सही है। ठीक है, विलोम की दृष्टि से अन्य देखो दिए हुए हैं, संकीर्ण, विकीर्ण, इप्सित, अनिप्सित और अदोष सदोष हो जाएगा, दोष गुण हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान या दैदीप्यमान, तो दैदीप्यमान इसका सही आंसर हो जाएगा, यही शुद्ध शब्द होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे हम, सेवंथ नंबर है, निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की बात करेंगे तो कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष या पौराणिक। तो यहाँ पे पौराणिक जो है गलत है। ठीक है, इसका जो है हो जाएगा पौराणिक, ये तो सही दिया हुआ है, पौराणिक भी सही है, अनधिकार भी सही है, कौतूहल भी सही है और निरपेक्ष भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पौराणिक एकदम सही दिया हुआ है। ये इसके जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है, बट पौराणिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका शुद्ध वर्तनी पौराणिक सेम ही लिखा हुआ है, इसलिए जो है
यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कुछ गलत लिखा रहा होगा, इसलिए जो है यहाँ पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पे बना सकते हो आप। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करेंगे हम। 8वां नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये बताना है। इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। मुझसे यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता है, ये तो गलत हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये एकदम सही, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। और इस मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, इसका जो हो जाएगा मुझसे यह काम संभव नहीं, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, और यह दोनों में यही अंतर है। इन दोनों में केवल यही नहीं, इन दोनों में केवल यही अंतर है। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है? इसके बावजूद भी हमने हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। तो इसमें जो है ये तो गलत है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये भी बहुत भूल क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, बावजूद हम लोगों से, यहाँ पे हम लोगों से एकदम सही है, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पे पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया है, ये तो सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देश की जो, इसका शुद्ध हो जाएगा देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ये इसका सही हो जाएगा। तो इसका जो ये जो है अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे मौजूदा और वर्तमान एक साथ जो है दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए ये अशुद्ध हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। मैं पुस्तकालय में निम्न समय पर पहुंचता हूँ, ये सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी सही है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? प्रतिश्रुति, ब्याज श्रुति, ब्याज स्तुति, अनुलोम या अनुश्रुति? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुश्रुति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। 12वां नंबर, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा अकिंचन। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द और भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। अक्षम, जो कुछ करने में सक्षम नहीं, अर्थात जिस क्षमता रहित हो। अज्ञा, अज्ञानी, जो कुछ ना जानता हो। असमर्थ, जिसमें सामर्थ्य ना हो। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला जो है इसे हम कहेंगे स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, और पिंडज, मतलब अर्थात जिसका जन्म शरीर से हो वो कहलाएगा पिंडज। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेदज। अगला प्रश्न आपका अपरिणीत। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत जो शब्द है यह जो है जिसका विवाह ना हुआ हो। आपने देखा होगा पर डे लिखा रहता है ना, अर्थात जिसका विवाह होने वाला है, ये हो रहा है। अपरिणीत मतलब जिसका विवाह अभी मतलब ना हुआ हो, उसे अपरिणीत कहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्निवार। दूर करने का निवारण ना हो, दुर्निवार कहलाएगा। जिस पर वार करना कठिन हो तो इसे हो जाएगा, जिस पर वार करना कठिन हो तो दूर, वार करना कठिन हो तो वो हो जाएगा दुर्जेय भी हो जाता है। जिस पर पाना कठिन हो, या जिस पर जो है जिसे देख पाना कठिन हो, या जिसे जीत पाना कठिन हो। तो जिसे जीत पाना कठिन होगा उसे दुर्जेय कहेंगे। और यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम की बात करेंगे, कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? दही यहाँ पे तद्भव है। जीड़, जीड़ मतलब फटा हुआ, तो यहाँ पे जीड़ जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में जीड़ तत्सम है। जीड़ का तद्भव झीना अर्थात पुराना होता है। गेंद का अर्थ हाथी होता है। गेंद का अर्थ हाथी होता है। दही और ग्राहक तद्भव शब्द है, इनका तत्व इस प्रकार है, दधी और ग्राहक। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
अगहन का तत्सम रूप हो जाएगा अगहन। अगहन का तत्सम रूप होगा अग्रहण। आग्रहायण, इसका सही हो जाएगा आग्रहायण। अगहन का तत्सम रूप आग्रहायण है। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना है। जिन शब्दों को संस्कृत के से बिना परिवर्तन के हिंदी में लिया गया है तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगला 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव अर्थात हिंदी शब्द पूछ रहा है। ये जो है 14 हो जाएगा, एकदम से लिखा है। चतुर्दश, 14, चतुर्थ, 4, चतुर, ये भी 4 हो जाएगा। दिए गए शब्दों में 14 जो है तद्भव शब्द है। अभ्यंतर, अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो अभ्यंतर मतलब इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अभ्यंतर का तद्भव भीतर हो जाएगा। अभ्यंतर का तत्व भीतर है और गहरा का तत्सम जो है गंभीर होता है। गहरा का जो तत्सम है वो गंभीर हो जाएगा, बाहर का तत्सम बहिर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? करपट, करपट अर्थात कपड़ा, इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा कपड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कपूर का हो जाएगा कर्पूर, और कपट, कपट का हो जाएगा धोखा। ठीक है, कपट मतलब होता है धोखा। अगला है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बहुत शब्द की बात करेंगे, यह जो है आपको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पे बहुत सारा, कोई निश्चित नहीं है तो अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ बहुत शब्द किसी निश्चित परिमाण को नहीं बता पा रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे थोड़ा, अधिक, कुछ आदि। जिन वस्तुओं को मापा या तौला जाता है उनके साथ परिमाणवाचक तथा जिनकी गणना की जाती है उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपका 22, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है वह हो जाएगा, इनमें बताना है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो नटखट बालक, यहाँ पे नटखट, उसका नटखटता क्या है? उसका गुण है। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें तो कोई गुण नहीं है। मैं 10 मन गेहूं खरीदा, ये भी नहीं है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, ये भी इसमें कोई गुण नहीं बता रहा। वह नटखट बालक, यहाँ पे नटखट अर्थात शरारती बालक का गुण बता रहा है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम यहाँ पे, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है, सतीश जो है चंचल बालक है, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल गुणवाचक विशेषण है। चंचल शब्द यहाँ सतीश का गुण बता रहा है, ये गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक जो विशेषण है ये जो है मानस शब्द से मिलकर बना है। मानस, मानसिक विशेषण मनस मूल शब्द से बना है। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर मानस माना है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। मानसिक में एक प्रत्यय एवं मनस मूल शब्द है। एक प्रत्यय जिस शब्द में लगता है उसके पहले अक्षर को या तो दीर्घ कर देता है अथवा वृद्धि कर देता है। जैसे शब्द प्लस एक प्रत्यय शाब्दिक हो जाएगा, दिन प्लस एक दैनिक, और धन प्लस एक धार्मिक। यहाँ पे आयोग ने मानस माना है, बट इसका मनस होना चाहिए। ठीक है, मनस धन एक मानसिक हो जाएगा। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द हो जाएगा चरित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द चरित्र है। चरित्र शब्द में एक प्रत्यय लगाने से विशेषण चारित्रिक बना है। एक प्रत्यय युक्त कुछ विशेषण है, जैसे धर्म प्लस एक धार्मिक, मुख प्लस एक मौखिक और अर्थ प्लस एक आर्थिक। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है मीमांसा। इसका सही पर्यायवाची शब्द है समालोचक। मीमांसा का सही पर्यायवाची है लोचक, समालोचक। मीमांसा का सही पर्यायवाची है, देखो समालोचक दिया हुआ है, इनके अन्य पर्याय हैं जैसे समीक्षा, आलोचना, विवेचना और निरूपण। अगला आपका 27 नंबर, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, बिजली का जो पर्यायवाची है ये हो जाएगा सौदामिनी। इसके अन्य भी पर्यायवाची जैसे विद्युत हो जाएगा, तड़ित, चपला, दामिनी, चमक। ठीक है,
ये सारे हो जाएंगे। और चमक का पर्यायवाची जो है हो जाएगा आभा, दीप्ति, द्युति, कांति, जगमगाहट। प्रकाश का पर्यायवाची हो जाएगा आलोक, रोशनी, उजाला और ज्योति। अगला प्रश्न है आपका 28। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी, ये जो है रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, इंदिरा और कमला ये तीनों लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। भारती यहाँ पे लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। भारती जो है सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पे दिया हुआ है। लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया, कमलासना, श्री आदि। सरस्वती के पर्यायवाची है जैसे कि भारती, वागेश्वरी, वीणावादिनी, वाचा, विद्या देवी आदि। अगला प्रश्न की बात करेंगे 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वस्त्र है, पट भी है, वसन भी है, वासन, वासन नहीं है, वासन जो है कपड़ा का पर्यायवाची नहीं होता है। और भी वस्त्र, पट, वसन कपड़ा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ, मेघ अर्थात बादल। पयोधर, वारिधर, जलधर, दामोदर। पयोधर, वारिधर और जलधर ये तीनों मेघ के पर्यायवाची हैं। दामोदर यहाँ पे जल मेघ का पर्यायवाची नहीं है। दामोदर सब मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ के पर्यायवाची बहुत शब्द हैं, पयोधर, जलधर, वारिधर, धराधर, वारिद, बादल, जीमूत, नीरल आदि। दामोदर शब्द जो है अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप जो होता है दामोदर। और दामोदर का पर्यायवाची है जैसे जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, केशव, माधव, चतुर्भुज। अगला प्रश्न आविर्भूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द होगा, ये सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द होगा तिरोभूत, ठीक है। आस्था का अनास्था होता है, एकता का अनेकता और वृष्टि का अनावृष्टि, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा शाश्वत हो जाएगा, अर्थात जो क्षण भर के लिए है और वो जो शाश्वत है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज, ठीक है। अच्छत का विलोम हो जाएगा विक्षत और अटल का हो जाएगा अटल का विलोम हो जाएगा चंचल, ठीक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है ये बताने आप। तो विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है आपका मौन का मुखर एकदम सही है, शानदार का सर्वनाम ये भी सही है, बर्बर का शब्द और अनुचर, अनुचर का परिचर ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है अमित परिमित, ये तो सही है। सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिक्षेत्र ये गलत है यहाँ पे, ये इसका गलत हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुख का दुख सही है। अगला क्वेश्चन आपका 36। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है चिन्ह, ये तो गलत है। अनुग्रहित भी गलत दिया हुआ है। विवर्त, विवर्त यहाँ पे सही है। विरहड़ी ये भी गलत हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम 37 नंबर की बात करेंगे। वर्तनी की दृष्टि से विवर्त शुद्ध शब्द है, अन्य शब्द एवं उनके वर्तनी शुद्ध वर्तनी है, जैसे कि चिन्ह, चिन्ह का चिन्ह हो जाएगा, अनुग्रहित का अनुग्रहित हो जाएगा, विरहणी का विरहिणी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 37 नंबर है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है यहाँ पे। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना, इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा ज्योत्सना, इसका सही शब्द हो जाएगा। 38 नंबर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है ये बताना है आपको। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता और अनुग्रहित। तो अनुग्रहित यहाँ पे भी बताया सही है, और उत्कर्षता नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। कोमलांगी सही है, सम्मिलित भी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 39 नंबर। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह कौन सा है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये तो सही है। हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की हर एक
गलत हो जाएगा। यहाँ पे हरेक, ये भी गलत हो जाएगा। हरेक, यहाँ पे हरेक नहीं होगा, ठीक है, ये जो है गलत हो जाएगा। इसका पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपको 40 नंबर, निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। तो जो है कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ये सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उसके घर के पास, गलत हो जाएगा, यही गलत हो। यहाँ पे इसका शुद्ध रूप होगा उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ठीक है, एक मिठाई नहीं, मिठाई की एक दुकान है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका जो है यहाँ पे देखेंगे 41 नंबर, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो अर्थात ना जन्मा हो, ये बताना है, ठीक है। अगला यहाँ पे अभी और भी दिए हुए हैं, जैसे कि अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजय जिससे जीता ना, जैसे शत्रुजयी जिससे शत्रु को, जिसने शत्रु को जीत लिया हो, शत्रुजयी। शत्रुविहीन जिसका कोई शत्रु ना हो। अगला है खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए सब एक शब्द क्या हो जाएगा? तो खोज करने वाले को हम कहेंगे अन्वेषक, अन्वेषक इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम खोज करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द अन्वेषक है। अनुपम जिसकी उपमा ना हो। निवेशक, निवेश और निवेश करने वाला, पूंजी लगाने वाला। अनुवीति का जो अर्थ होता है परस्पर सम्मतता या एकता, ठीक है। अगला प्रश्न 43 नंबर, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे यहाँ के, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके ये बताना है आपको, वो हो जाएगा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, एक शब्द अतीन्द्रिय है। इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्र और इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिय कहा जाता है, ठीक है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युगों में सही युग्म का चयन करना है। जो स्त्री अभिनय करे, सही युग्म का चयन करना है, तो अभिनेता नहीं अभिनेत्री होगा, ये तो गलत है। जो व्याकरण जानता है व्याकरणिक, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। आंखों से परे प्रत्यक्ष, ये भी गलत है। आंखों से परे हो जाएगा परोक्ष। लौट कर आया हुआ, तो लौट कर आया हुआ को हम कहेंगे प्रत्यागत, ये तो एकदम सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसके सही आप दिए भी है आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों से परे परोक्ष। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण, जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। आप देख रहे होंगे ये क्लास करने के बाद ना आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रिवाइज भी हो रहे हैं और आपको कंफ्यूजन भी दूर हो रहा है, और ये सभी आयोग के प्रश्न हैं, तो गलत होने के चांस तो है ही नहीं, इसलिए आप इसे कंटिन्यू जरूर करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 46, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम अर्थात संस्कृत शब्द पूछ रहा है। उछाह ये हिंदी तद्भव शब्द है, उजला भी तद्भव शब्द है, उल्लू हिंदी है, और ओष्ठ, ओष्ठ जो है यहाँ पे होठ का तद्भव, होठ का जो है तत्सम है, तो ये हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। होठ, ओष्ठ, उछाह, उत्साह, उजला, उज्ज्वल, उल्लू, उलूक। अगला प्रश्न है परिवा, परिवा का तत्सम रूप है, परिवा का जो तत्सम रूप है ये हो जाएगा प्रदीपदा, प्रदीपदा परिवा का जो है तत्सम रूप हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है परिवा का तत्सम रूप प्रतिपदा है। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। याद रखिएगा हिंदी माह का जो प्रत्येक पक्ष है इसकी प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे 48 नंबर है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? खरपट, खोपड़ी, यहाँ पे बताना है संगत युग्म कौन सा है। तो जो है यहाँ पे खरपट, खोपड़ी, सत्तु, सत्य, पर्यक, पलंग, घोटक, घड़ा, तो जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पर्यक, पलंग, यही इसका सही युग्म, ठीक है। बाकी सब क्या है गलत है। 49 नंबर देखेंगे हम, यहाँ पे दिया हुआ है संयुक्त, सत्तु का हो जाएगा सत्तु,
सत्य का सच, घोटक का घोड़ा और घट का घड़ा हो जाएगा। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव, अब यहाँ पे हिंदी शब्द बताना है। आंसू, यहाँ पे तद्भव शब्द है। एकत्र, वानर और उच्च, ये सभी तद्भव तत्सम शब्द होते हैं। आंसू यहाँ पे तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है कपित्थ। कपित्थ का तद्भव शब्द है। कपित्थ, कपित्थ का जो तद्भव शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा कैथा। ठीक है। कपूर, कर्पूर का हो जाएगा। ठीक है। केला जो है कदली का हो जाएगा, और खजूर जो है ये हो जाएगा खजूर का। यहाँ पे खजूर गलत है, खजूर होना चाहिए, तो खजूर हो जाएगा खरजूर, खूरजर का। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? उचित, पांचवा, तीन, कुछ। तो यहाँ पे उचित, उचित यहाँ पे गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। ठीक है। कुछ यहाँ पे जो है अनिश्चित संख्या, अनिश्चित जो संख्यावाचक परिमाणवाचक या परिमाणवाचक विशेषण में आता है कुछ। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ये बताना है आपको। तो संज्ञा से कौन सा विशेषण नहीं बना है? वो है आपका श्रीमान, दानी, चमकीला या सुंदर। तो संज्ञा से न बनने वाला शब्द है सुंदर। ठीक है। ये जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण, जैसे कि सुंदर विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं। ये अपने मूल रूप में चंचल मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि। कुछ विशेषण संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे धर्म प्लस धार्मिक और चमक प्लस इला चमकीला हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 53 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। यहाँ पे उत्तमावस्था और गुणवाचक सबसे होशियार छात्र, होशियार मतलब यहाँ पे गुण है, और सबसे ज्यादा मतलब सबसे अधिक। ये तो एकदम सही है। मनमोहन ने इस दुकान में 1 किलो टमाटर खरीदा। यहाँ पे कोई गुणवाचक नहीं है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ये भी यहाँ पे भी कोई गुण नहीं है। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, ये भी गलत हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जिसमें कि संज्ञा सर्वनाम की समान स्थिति का बोध हो, जैसे मोहन अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था में जिसमें 2 संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे महेश राहुल से अच्छा है, ये उत्तरावस्था हो जाएगा। और उत्तमावस्था में बात करेंगे तो जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे अकबर सबसे अच्छा है। यहाँ पे ये उत्तमावस्था का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे हम। सौर, सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है? बना विशेषण है, ये बताना है। सौर जो है किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सुर, सूर, सूर्य, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये सूर्य से मिलकर बना है। ठीक है। अगला प्रश्न 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण की बात करेंगे, कौन सा शब्द यहाँ पे विशेषण है? तो ये है आग्नेय। आग्नेय यहाँ पे विशेषण है, जबकि आग, अग्नि, अगिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आग्नेय विशेषण शब्द है। आग शब्द जो है संज्ञा शब्द है आग। ठीक है। और अगिन नहीं होता, अग्नि होता है। ठीक है। ये जो है तत्सम शब्द अग्नि होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश का पर्यायवाची होता है यहाँ पे शून्य हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम आदि होता है। प्रभा के पर्यायवाची की बात करेंगे, दिया हुआ है चमक, ज्योति, दीप्ति, कांति, छवि और आभा। अगला प्रश्न है विक्षेपण। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सोना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अर्क, वर्क, माणिक या कनक। तो आपने पढ़ा होगा एक उदाहरण, कनक कनक पे 100 गुनी मादक का अधिकार, वह खाए बोराए, वह पाए बोराए। यहाँ पे सोना, वहां पे सोना एक होता है धतूरा और एक होता है यहाँ पे एक सोना होता है। यहाँ पे कनक वर्ड का 2 बार वहां पे कई बार यूज हुआ था। ये कनक इसका सही आंसर हो जाएगा। कनक मतलब होता है सोना।
सोना का पर्यायवाची कनक है। इसके अन्य पर्याय हैं जैसे सोड, सुवर्ण, पुष्कल, हेम, हाटक, कंचन आदि। और अर्घ का पर्यायवाची की बात करेंगे तो अर्घ, सूर्य को अर्घ देते हैं ना हम, तो सूर्य, सुवर्ण, यहाँ पे सॉरी, अर्घ का पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, दिवा, वासर, दिवाकर। ये सारे बहुत सारे वर्ड हैं इसके सूर्य के। और अन्य जो शब्द हैं वो असंगत शब्द हैं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु जो है ये आपका पक्षी का पर्यायवाची है, पक्षी का। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय है जैसे अंडज, बिहग, खग, बिहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया आदि। जल्दी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये तीव्र हो जाएगा, द्रुत हो जाएगा। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ये आप यहाँ पे नहीं है, वो पूछ रहा है। सुधांशु ये तो है, सुधाकर ये भी है, सुधाधर ये भी है, सलिल, सलिल नहीं है। सलिल जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है, ये पानी का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यही नहीं है। सलिल शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, अपितु यह पानी का पर्याय। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। पानी के अन्य पर्याय भी हैं जैसे कि नीर, तोय, अंबु, वारी आदि। सुधांशु, सुधाकर, सुधाकर दो वाली हो, मयंक, शशि, चंद्र, राकेश आदि चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही है। निम्नलिखित निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है? माता का पर्यायवाची अम्ब, ये तो है। अंबु, अंबु पर्यायवाची जो है माता का पर्यायवाची नहीं है, ये भी जल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। अंबा और जन्नी ये तीनों जो है, अम्ब, अम्बा, जन्नी तीनों जो है माता का पर्यायवाची हैं। अंबु माता का पर्यायवाची नहीं है, फिर तो पानी का पर्यायवाची है। अम्ब, अम्बा, जन्नी, मातृ, धाती, आदि माता के जो है बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। आज की क्लास बस यहीं तक। आज की क्लास यहाँ से समाप्त होते हैं। और आपको क्लास कैसी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। मैं सचिन आज आपसे यहीं से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।